हेलो दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन क्लासेस जानकी क्लासेस में। दोस्तों चलिए तो हम बात करते हैं अपने लास्ट लेक्चर में किस विषय पर बात हुई थी। और लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि किस प्रकार से 1500 ईसा पूर्व में आर्य लोग आए और भारत में आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत मैंने वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत हमने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आरण्यक, उपनिषद, मंडल और ऋग्वेद में किस प्रकार से सूक्त, मंत्रों और उनके 10 मंडलों को पढ़ा था। और आज के इस लेक्चर में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल के भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे पूर्व वैदिक काल की भौगोलिक स्थितियां। पूर्व वैदिक काल की भौगोलिक स्थितियां मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिया है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट। पूर्व वैदिक काल की भौगोलिक स्थितियां। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल की भौगोलिक स्थितियों के बारे में कि वहाँ के समाज का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन किस प्रकार था। अगर हम बात करें पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की, तो पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक जीवन वह सब कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे जिसे जन कहा जाता था। कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे जिसे जन कहा जाता था। आप लोग इसको लिख लीजिए तो मैं इसको मिटा दूं और एक एक टॉपिक पर जो है बात करते चलते हैं। पूर्व वैदिक काल में मनुष्यों का राजनीतिक जीवन इस प्रकार था कि समाज को चलाने के लिए या उनका समाज एक कबीलाई जीवन यापन करता था जिसे जन कहते थे। और इस जन के शासन प्रशासन के लिए एक राजन रहता था जो इस जन पर राज करता था। कहने का मतलब यही राजन आगे चल के राजा बन जाएगा। कबीलाई जीवन था जिसे जन कहते थे। दूसरा फैक्ट, कबीलाई समाज के शासन
प्रशासन के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जिसे राजन कहते थे। ब्रैकेट में राजा भी लिख लीजिए क्योंकि फ्यूचर में इसी राजन को हम राजा बोलेंगे। कबीलाई समाज के शासन प्रशासन के लिए एक राजन या राजा होता था एवं इस राजा की सहायता के लिए, लिखते चलिएगा आप लोग, एवं इस राजा की सहायता के लिए कई प्रकार की सभाएं होती थीं। ऐसे लिखेंगे, राजन के सहायता के लिए, राजन के सहायता हेतु सभाएं राजन के सहायता हेतु सभाएं होती थीं जिनके नाम सभा समिति विदत और चौथा गण। सभा होती थी, समिति होती थी, विदत एवं गण। राजन के सहायता के हेतु 4 प्रकार की सभाएं उत्तर वैदिक काल में होती थीं, जिसमें मेन राजा होता था एवं राजा की सहायता के लिए सभाएं बिठाई जाती थी। उसमें राजा को मान्यता दी जाती थी या उसी के द्वारा प्राप्त निर्णयों को ये लोग एक्सेप्ट करते थे। अगर हम सभा की बात करें तो सभा उन कुलीन व्यक्तियों की होती थी कुलीन व्यक्ति। कुलीन व्यक्ति का मतलब होता है इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते थे वो सभा में भाग लेते थे, और जो समिति होती है वो आम जनता के लिए होती थी। आम जनता के लिए होती थी। अगर हम विदत सभा की बात करें तो विदत एक प्रकार की ऐसी सभा थी जब राजा के द्वारा किसी अन्य राज्य पर हमला किया जाता था तो वहाँ से जो लूट का माल या चोरी का माल इकट्ठा किया जाता था तो इसी विदत सभा के अंतर्गत उसका बंटवारा होता था। कहने का मतलब उपज या चोरी की सामग्री का बंटवारा होता था इस सभा में। गण की बात करें तो गण सभा में भी कुलीन मेंबर शामिल होते थे या इम्पोर्टेंट व्यक्ति शामिल होते थे। कुलीन व्यक्ति ही शामिल होते थे गण सभा के अंतर्गत। इसके अलावा भी राजा की सहायता के लिए या राजन की सहायता के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। राजा की या राजन की सहायता के लिए अन्य अधिकारी
भी नियुक्त किए जाते थे, जिसे अन्य अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, जिसे क्या कहा जाता था? रत्निज। जिसे रत्निज कहा जाता था। और इस रत्निज के अंतर्गत 4 प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। पहला पुरोहित, दूसरा सेनापति, तीसरा पुरुष और चौथा व्यक्ति होता था स्पस। अगर हम बात करें पुरोहित की, तो यह राजन को धार्मिक सलाह देता था। राजन को धार्मिक सलाह देता था। सेनापति सेना का अध्यक्ष होता था। सेनापति सेना का अध्यक्ष होता था। पुरुष जो से दुर्ग की रक्षा करते थे, और स्पस जो होता था वो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। गुप्तचर कौन होता था? स्पस होता था जो कि गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। स्पस आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो ये 2 पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। पुरोहित, सेनापति, और इसके बाद कौन था? स्पस जो कि गुप्तचर विभाग का अधिकारी। उसके बाद एक था पुरुष, ये दुर्ग की रक्षा करते थे। कहने का मतलब कि पूर्व वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति थी, उस समय के व्यक्ति कबीलों में रहते थे। कबीलों की प्रशासन के लिए, देख रेख के लिए एक राजन था, और राजन की सहायता के लिए 4 प्रकार की सभाएं थी। उसके अलावा भी राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिसे रत्निज नाम से कहा जाता था। और उस रत्निज के अंतर्गत राजा की सहायता के लिए 4 व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। एक पुरोहित होता था जो धार्मिक सलाह देता था, एक सेनापति होता था जो सेना का अध्यक्ष होता था, एक स्पस होता था जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी था, और एक पुरुष जो दुर्ग की रक्षा करता था। इसके अलावा भी
पूर्व वैदिक काल में एक टैक्स या एक कर लगाया गया था जिसका नाम बलि कर था। यह कर स्वेच्छा से दिया जाता था, स्वेच्छा से देने वाला कर। स्वेच्छा से देने का मतलब ये है कि इस समय जो कर लगा था उस कर के अंतर्गत व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से राजा को जो भी भेंट देना चाहता था दे सकता था। जनता के ऊपर या समाज के ऊपर कोई दबाव नहीं था कि आपको यह टैक्स नियमित रूप से देना है। जनता जिस प्रकार से उपज पैदा करती थी या जिस प्रकार से उसको लाभ अर्जित होता था उसी का कुछ छोटा भाग स्वेच्छा से राजा को दे दिया जाता था ताकि राजा उनकी रक्षा या सेनाओं को संचालित कर सके। इसी से राजा अपने आप को संगठित रखता था, सेनापति या सेना को या समाज को सुरक्षित रखता था। ये पूर्व वैदिक काल में दिया जाने वाला एक स्वेच्छा कर था। इसके बाद अगर हम पूर्व वैदिक काल के बारे में बात करें तो पूर्व वैदिक काल की सामाजिक जीवन या सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी इसको लिखिए। तो हम पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन के टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए, पूर्व वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें या सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो पूर्व वैदिक काल के लोग समतावादी थे। समतावादी का मतलब समान रूप से व्यवहार या समान भाईचारा रखते थे, एक दूसरे से घृणा नहीं करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। चूँकि इस समय क्रम विनिमय नियम चलता था और क्रम विनिमय नियम आपस में ही चलता था। कहने का मतलब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, और जब समाज समता अधिकारी या समतावादी रहेगा तभी ये नियम लागू हो पाएगा। वह एक दूसरे से भाईचारा का व्यवहार रखते थे, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं रखते थे। कहने का मतलब समान व्यक्ति या समानवादी थे, समतावादी थे। अगर दूसरे टॉपिक पे बात करें या दूसरे फैक्ट पे बात करें तो इस समय के व्यक्ति इस समय के व्यक्ति का जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित थी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को भली भांति से जानता था तो उस व्यक्ति को उसके कर्म या काम के अनुसार परिचित किया जाता था। जिस प्रकार अगर हम बात करें कर्म के अनुसार पुरोहित की, तो पुरोहित जो था धर्म को जानने वाला था, धर्म का ज्ञानी था, इसीलिए इसे पुरोहित कहा जाता था। अगर बात करें क्षत्रिय की तो ये समाज का रक्षक था, समाज का रक्षक था, इसे क्षत्रिय या समाज के रक्षक के रूप में जानते थे।
अगर बात करें व्यापारी की, तो यहाँ व्यापार करता था, इसीलिए इसे व्यापारी वर्ग में रखा गया। अगर बात करें शिल्प की या शिल्पकार की, तो ये शिल्प बनाते थे या शिल्पों के वस्त्र निर्मित करते थे, इसीलिए इन्हें शिल्पकार के वर्ग में रखा गया। अगर बोलें श्रमिक की बात करें, तो ये प्रत्येक लोगों की सहायता करते थे, प्रत्येक लोगों का कार्य करते थे, इसीलिए इन्हें श्रमिक वर्ग में रखा गया। कहने का मतलब इस समय वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जिस कर्म में या जिस काम को करता था, उसे उसी कर्म के अनुसार रखा गया, ना कि जन्मजात थे। आजकल तो है जन्मजात व्यवस्था हो गई है, जन्मजात वर्ण व्यवस्था हो गई है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, शूद्र का पुत्र शूद्र, वैश्य का पुत्र वैश्य, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय। किंतु उस समय वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कहने का मतलब कर्म के अनुसार ही व्यक्तियों को उनके वर्ण में शामिल किया जाता था। अगर बात करें कि कर्म पर आधारित व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिली, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित की गई है, लिखी गई है। इस समय इसको मिटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए लिख दिया था। इस समय दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा प्रचलित थी। उसके अलावा परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल मानी जाती थी, या समाज की सबसे छोटी इकाई कुल मानी जाती थी। और इस कुल को हम परिवार भी बोल सकते हैं। और परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, इसीलिए इसे पितृसत्तात्मक, यहाँ पे दिखेगा नहीं शायद आपको, इसीलिए इसे पितृसत्तात्मक भी कहा जाता था। कहने का मतलब परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल, जिसे आज हम परिवार के नाम से जानते थे, परिवार का मुखिया जो होता था पिता होता था, जिसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी कहा जाता था। जिस प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन में मातृसत्तात्मकता पाई गई, इस समय पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई गई परिवार के अंतर्गत। अगर हम इस समय की स्त्रियों की बात करें, तो इस समय की स्त्रियों को शिक्षा का, पुनर्विवाह एवं
दहेज प्रथा नहीं थी। मतलब स्त्रियों की स्थिति पूर्व वैदिक काल में बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब स्त्रियां जो थी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, पुनर्विवाह कर सकती थी, पुनर्विवाह कर सकती थी और दहेज प्रथा नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति इस काल में, पूर्व वैदिक काल में बहुत अच्छी थी। इसीलिए पूर्व वैदिक काल की कुछ प्रमुख स्त्रियों के बारे में बताया गया है, जिसमें शामिल हैं गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। गार्गी, मैत्रेयी एवं कात्यायनी ये विदुषी थी, विद्वान थी। इस समय की स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, इसीलिए इस समय की 3 स्त्रियों का नाम उल्लेखित किया गया है, जो कि सन्यासी परिवार से या विद्वान परिवार से बिलोंग करती थी। जल्दी से लिखिए, फिर हम इस समय के आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें। लेक्चर बड़ा हो रहा है, आप लोग बोर हो जाएंगे। जल्दी से लिखिए। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, आर्थिक स्थिति, जो कि पूर्व वैदिक काल का तीसरा टॉपिक या तीसरा फैक्ट है। क्या है? आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के अंतर्गत हम बात करेंगे, जो पहला फैक्ट है वो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। दूसरी फैक्ट पे बात करें तो इस समय गाय को, या पशुपालन व्यवस्था था या मुख्य पशु गाय को माना जाता था। गाय को पूजनीय पशु माना जाता था गाय को अधन्या कहा जाता था। और इस गाय या अधन्या शब्द का ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख किया गया है, जिससे पता चला कि पूर्व वैदिक काल में गाय इम्पोर्टेंट पशु के रूप में मानी जाती थी, या मुख्य पशु के रूप में मानी जाती थी, जिसे अधन्या कहकर पुकारा जाता था। घोड़े का प्रयोग रथ एवं सैनिक की सहायता के लिए किया जाता था। घोड़े का प्रयोग रथ एवं सैनिक के लिए किया जाता था, के लिए होता था। उसके अलावा इस समय कृषि का महत्व कम था, क्योंकि कृषि का महत्व उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा बढ़ेगा।
कृषि का महत्व कम था। और क्यों कम था वो मैं बताऊंगा, क्योंकि पूर्व वैदिक काल का जो समय पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल में जब हम आएंगे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, तब लोहे की खोज होगी। और लोहे की खोज के बाद ही मानव चरम सीमा पर पहुंच गया अपने विकास के लिए। लोहे की खोज के बाद मनुष्य की आर्थिक स्थिति का बहुत तेजी से विकास हुआ, क्योंकि लोहे के औजार का प्रयोग करके ही मनुष्य कृषि में अधिक उपज करने लगा। और जिस प्रकार कृषि में उपज बढ़ी, मानव की आर्थिक स्थिति में भी विकास हुआ और मानव की सभ्यता धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। बात करें इस समय के उद्योग की या पूर्व वैदिक काल के उद्योग धंधे की कि किस प्रकार से उद्योग होते थे, तो इस समय जो उद्योग था वो सीमित था। इस समय बढ़ईगिरी एवं रथकार, बढ़ईगिरी जो बढ़ई थे, रथकार या रथ बनाने वाले हुआ करते थे। इस समय मैंने बताया, इस समय क्रम विनिमय प्रणाली चलती थी। सिक्कों के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं थे। अगर बात करें क्रम विनिमय प्रणाली की, तो मैंने आपको बताया कि क्रम विनिमय प्रणाली क्या होती है। समतावादी व्यक्ति थे, एक दूसरे से मानवता पूर्वक व्यवहार करते थे, और इसका कारण देखा जाए तो विनिमय प्रणाली ही थी। क्योंकि अगर आप एक दूसरे से समान व्यवहार नहीं रखेंगे तो क्रम विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अगर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है और दूसरे व्यक्ति या विपक्षी टीम से आपका व्यवहार ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और वह वस्तु उसी के पास है, तो आप उसको नहीं ले पाएंगे। क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास गेहूं है और आपको चावल की आवश्यकता है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति को गेहूं दे करके उसे चावल ले सकते हैं। इसी को कहा जाता था क्रम विनिमय प्रणाली। और यही कारण था कि उस समय के व्यक्ति समतावादी थे, एक दूसरे से समान व्यवहार रखते थे। इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका धार्मिक स्थिति। जल्दी से उसको लिख करके इस पार्ट को वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल को समाप्त करते हैं, और कल अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। धार्मिक जीवन हेडिंग डालिए। धार्मिक जीवन हेडिंग डालकर लिखेंगे इस समय के लोग प्रकृति एवं बहुदेववादी थे। बहुदेव का मतलब बहुत से देवी देवताओं को मानने वाले थे। अगर दूसरी बात करें तो कई देवी देवताओं को मानते थे, जैसे अंतरिक्ष
अंतरिक्ष देव के अंतर्गत इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। इंद्र, मारुत, इंद्र, मारुत, इंद्र, मारुत, वायु एवं रुद्र, ये अंतरिक्ष के देवता थे जो अंतरिक्ष में रहते थे, उनका मानना है, क्योंकि इन्हें हम देख नहीं पाते थे। उसके अलावा पृथ्वी के देवता, देव के रूप में अग्नि, पृथ्वी, सोम, वनस्पति। उसके अलावा आकाश के देवता, आकाश के देवता के रूप में ये लोग सूर्य, वरुण, उषा, सविता एवं विष्णु। सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु। सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु एवं सविता आदि देवी देवताओं को मानते थे। इस समय इंद्र को प्रमुख देवता के रूप में माना जाता था। इस समय इंद्र को प्रमुख देवता के रूप में माना जाता था। अग्नि को मध्यस्थ देवता, मध्यस्थ देवता का मतलब होता है जो मनुष्य और देवताओं को मिलाने का कार्य किया करता था। अश्विन को चिकित्सक देवता के रूप में मानते थे। पूषण को औषधि देवता, एवं सोम को वनस्पति देवता के रूप में मानते थे। कहने का मतलब इस समाज के लोग धार्मिक जीवन के अंतर्गत बहुदेववादी थे, जिसमें 3 प्रकार के देवता को शामिल किया गया है। पहले अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता। अंतरिक्ष देवता के रूप में इंद्र, मारुत, वायु। रुद्र को पृथ्वी देवता के रूप में अग्नि, पृथ्वी, सोम, वनस्पति। आकाश देवता के रूप में सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु, सविता। इंद्र प्रमुख देवता के रूप में माने जाते थे। अग्नि मध्यस्थ देवता के रूप में माने जाते थे। अश्विनी चिकित्सक या डॉक्टर के रूप में माने जाते थे। पूषण माने जाते थे औषधि देवता, जो औषधि प्रदान करते हैं। और सोम वनस्पति देवता के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल की, और पूर्व वैदिक काल के बारे में हमने विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे पूर्व वैदिक काल के दूसरे पार्ट, उत्तर वैदिक काल की, और उस उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत उनके सामाजिक स्थिति, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल के व्यक्तियों में उनकी सभ्यता विद्यमान थी, और किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल के अपेक्षा उत्तर वैदिक काल के मनुष्यों का विकास तेजी से हुआ, और वही आगे चलकर महाजनपद के रूप में हमें पढ़ने को मिलेगा।
ऐतिहासिक काल में हम महाजनपद 16 महाजनपदों की बात करेंगे और उसी 16 महाजनपदों में एक महान जनपद उत्कर्ष होकर आगे या निकल करके आएगा, जिसे हम मगध का उत्कर्ष के नाम से जानेंगे या मगध वंश के नाम से जानेंगे। और वहीं से हमारे इतिहास का मेन टॉपिक प्रारंभ होता है। उसी के अंतर्गत हम कई डायनेस्टी या राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ऐतिहासिक काल को हम लोग राजवंशों से शुरू करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से राजवंश ऐतिहासिक काल में निकल कर आए। तो आज के लिए धन्यवाद। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।